हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फ्रांस की क्रांति जो पढ़ा रहे थे उसी से आगे का पढ़ाएंगे। और उसमें है क्या है आज, आतंक का राज। आतंक का राज किसका था? लुई 16वां के बारे में पढ़ रहे थे, उसी से आगे पढ़ना है। तो 1793 से 94 तक का काल आतंक का युग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि रोबेस्पियर दंड की सख्त नीति अपनाई थी। किसने? रोबेस्पियर ने दंड की सख्त नीति अपनाई थी। उसका मत था कि गणतंत्र के जो भी शत्रु के चाहे यानी गणतंत्र के जो भी शत्रु हो, चाहे वो कुलीन पादरी हो या अन्य राजनीतिक दल के सदस्य हो, वो अपनी सहमति प्रकट करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। क्या है कि चाहे कुलीन हो, पादरी हो या अन्य राजनीतिक दल के सदस्य हो, अगर वो अपनी असहमति व्यक्त कर देते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए और दोषी होने पर गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाए। गिलोटिन क्या है? एक अस्त्र है जिसके द्वारा सिर व्यक्ति का कलम कर दिया जाता था। तो रोबेस्पियर ने कानून बना करके मजदूरी और वस्तुओं की कीमत तय कर दी। किसने कीमत तय कर दी? रोबेस्पियर ने कानून बना करके। किसान अपना अनाज शहरों में ले जा करके निर्धारित कीमत पर ही बेचते थे। यानी किसान जो थे क्या करते थे? अपना अनाज जो सरकार के द्वारा निर्धारित है उसी कीमत पर बेचते थे। और उसके बाद अपने सभी नागरिकों के लिए उसने महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर उसने रोक लगा दी। समता रोटी रखना अनिवार्य कर दिया। इन्हीं सब क्या है, बराबर है, ये उसी हिसाब से समता रोटी उसने उसको अनिवार्य कर दिया। बोलचाल की भाषा में महाशय महोदय की जगह सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन और महिला को सितोयीन से संबोधित किया जाने लगा। रोबेस्पियर ने अपनी नीति को सख्ती से लागू किया और लेकिन उसके भी समर्थक इस नीति से त्रस्त हो गए। क्यों? तो उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई 1794 में उसे न्यायालय द्वारा दोषी बताया गया और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया। जैसे वो अन्य लोगों को मारता था वैसे उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा करके मार डाला गया। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ये क्या है? जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के पास शासन सत्ता आ गई। यानी जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, उसके पतन हो जाने के बाद मध्य वर्ग के लोगों के पास शासन सत्ता आ गई और उन्होंने नए संविधान में नया संविधान बनाया। और नए संविधान में था कि जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे मत देने का अधिकार नहीं है। और इस संविधान को 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। और डायरेक्टरी और विधान परिषद का झगड़ा जो है क्या होता था? अक्सर होता था डायरेक्टरी और विधान परिषद का। और परिषद उन्हें बर्खास्त करना चाहती थी और राजनीतिक उथल पुथल अधिक था और तभी नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। यानी दोनों डायरेक्टरी और विधान परिषद में अक्सर झगड़ा होता रहता था और परिषद उन्हें बर्खास्त करना चाहती थी और हम लगातार उथल पुथल मचा हुआ था राजनीतिक जीवन में। तभी नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। यानी नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पर आया। फिर क्या है कि क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई? यानी फ्रांसीसी समाज में ये एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने में महिलाओं की भी भूमिका थी, जो मैंने पहले भी बताया था कि तीसरे स्टेट की महिलाएं अपनी जीविका चलाने के लिए सिलाई, बुनाई, धुलाई आदि कार्य करती, जो पहले भी मैंने बताया था। लेकिन उनकी मजदूरी दर पुरुषों की अपेक्षा क्या होती थी? कम होती थी। महिलाओं ने अपने लिए राजनीतिक क्लब बनाए, यानी अपने मनोरंजन के लिए राजनीतिक क्लब बनाए
और अखबार निकाले। और इनका एक मशहूर क्लब था द सोसाइटी ऑफ एंड रिपब्लिकन विमेन, उन्हें भी तो बनाया और उसमें ये कहा कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का स्थान मिला, यानी महिलाएं क्या है, निष्क्रिय है, उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। महिलाओं ने अपने मताधिकार असेंबली में उनका भी स्थान होना चाहिए, यानी यह प्रश्न उठता है कि असेंबली में भी उनका स्थान होना चाहिए। पर प्रारंभिक सालों में सरकार ने कुछ सुधार किए, विद्यालयों की स्थापना किया, स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी। तो देखते देखते उन लोगों ने भी सोचा कि महिलाओं के लिए भी कुछ कार्य किया जाए। पिता अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करता था, यानी पुत्री की शादी नहीं करता था। और शादी क्या था, एक स्वैच्छिक अनुबंध था, स्वैच्छिक अनुबंध था और उनका पंजीकरण भी कराया जाता था। और वह क्या था, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी और अपना व्यवसाय भी चला सकती थी। लेकिन यह क्रम बहुत दिनों तक सफल नहीं रहा और सरकार ने इन क्लबों को धीरे धीरे करके बंद कर दिया और इनके राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगा, कि महिलाएं धीरे धीरे जागरूक हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने रोक लगा दी। और कुछ महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन समान वेतन के लिए आंदोलन लगातार जारी रहा, यानी महिला और पुरुष में कोई भेदभाव न हो, दोनों को क्या मिले, एक समान वेतन मिले, इसलिए यह आंदोलन जारी रखा। और मताधिकार के लिए भी अपने आंदोलन लगातार वो करती रही। और 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया।